एग्जाम्पल नंबर 4 है, जिनके पास आईडी नहीं है मैं उनके लिए लिख रहा हूँ। पेज नंबर 1.37, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या दे रखा है? फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट विल डिवाइड। फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर find the largest positive integer that will divide 398, 436 and 542. 398, 436 and 542. Leaving remainders 7, 11 and 15 respectively. Leaving remainders 7, leaving remainders 7, 11 and 15 respectively. मुझे ऐसा लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर बताना है दैट विल डिवाइड 3 नंबर्स। 3 नंबर दे रखे हैं, देखिए एक नंबर गिवन है आपको 398, 436 और 542। तो अगर वो उसको पूरी तरीके से डिवाइड कर दे, अगर उसको पूरी तरह से डिवाइड कर दे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एक ऐसा नंबर बताना है जो इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे, तीनों को डिवाइड कर दे। ठीक है, तो तीनों को डिवाइड करने वाला नंबर ऐसा क्या होगा? वो उसका एचसीएफ ही तो होगा। वही वो नंबर इन तीनों से छोटा ही तो होगा जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। तो जो नंबर छोटा आता है उसको मैं क्या बोलता हूँ? उसको मैं बोलता हूँ बेटा एचसीएफ। उसको एचसीएफ बोलते हैं। तो बस एक फंडा याद रखना कि मुझे 2 नंबर दे रखे हो, मुझे 3 नंबर दे रखे हो, 4 हो, 5 हो, कितने भी नंबर हो, मैं सबसे पहले अपनी कॉमन सेंस से ये सोचकर देखूंगा कि ऐसा नंबर, वो नंबर जो आएगा, जो वो पूछ रहे हैं, वो जो नंबर आएगा वो नंबर छोटी वैल्यू आएगी इन तीनों से या इनसे बड़ी वैल्यू आएगी? वो आप खुद देखिएगा, एक ऐसा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड कर दे वो इनसे छोटा ही तो होगा। तो इसका मतलब एचसीएफ की बात करी जा रही है। यस फिर सर। फिर एचसीएफ का मतलब क्या होता है? एक ऐसा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, पूरी तरह से डिवाइड कर दे। तो रिमाइंडर क्या आएगा? तब रिमाइंडर आता है 0। लेकिन यहाँ पर आ रहा है रिमाइंडर 7, 11 और 15। मैं चाहता हूँ रिमाइंडर 0 आ जाए। तो इस नंबर में से आप इसके रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, जब इस नंबर में से इसके रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर वो पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास नंबर है मान लो 18 और 18 को मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो 4 4 16, रिमाइंडर आ गया 2। तो ये जो 2 है, इस 18 को इस 18 को 4 से पूरी तरह से डिवाइड होने के लिए ये जो रिमाइंडर आया है, इस रिमाइंडर का रिमाइंडर नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए क्या क्या मतलब है कि रिमाइंडर को उसमें से हटा दीजिए। हटा दीजिए मतलब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 18 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या आ जाएगा? 16। एंड 16 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4। मेरी बात समझ में आ गई सबको? यस सर। सबको समझ में आ गया? ये अगर यस किसी सर। भी केस में मुझे ऐसा नंबर पूछा जा रहा है जो 3, 4 या 5 जितने भी नंबर हैं उन सबको पूरी तरह से डिवाइड कर दे और डिवाइड करने के बाद में रिमाइंडर छोड़ता है दिस दिस एंड दिस, तो आप क्या करेंगे? पहले इनके रिमाइंडर्स को इनमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। हम यहाँ कहेंगे लेट अस subtract the remainder, so let us subtract the remainders from these numbers. Let us subtract the remainders from these numbers. numbers में से आप रिमाइंडर को subtract करिए। तो देखिएगा फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा? 398 minus 7।
ये आ गया बेटा 391। सेकंड नंबर क्या आ जाएगा 436 माइनस 11, ये हो गया 425। एंड थर्ड नंबर क्या आएगा 542 माइनस 15, 542 माइनस 15, ये हो गया 527। क्लियर है दीपांशी? ये 3 नंबर आ गए। अब आप क्या करिए इन तीनों नंबर्स का एचसीएफ ले लीजिए। दीपांशी क्लियर है? Yes, sir. ओके, एचसीएफ ऑफ 391, 425 एंड 527। ठीक है, जब इनका एचसीएफ लेंगे तो एचसीएफ लेने के हमारे पास अलग अलग तरीके हैं। चाहे तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से एचसीएफ ले लीजिए, और चाहे फिर आप ले लीजिए इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से, आपको जिसमें कंफर्टेबल लगे वो ले लीजिए। जैसे ये बड़े बड़े नंबर्स हैं, तो बड़े बड़े नंबर्स में मुझे जो ज्यादा सही लगता है, तो ज्यादा सही तो मैं समझता हूँ कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है। ठीक, तो जैसे मान लो 391 और 425 है, 391 से 425 को डिवाइड कर दो, या प्राइम फैक्टराइजेशन से लूं, बताओ, बताइए कैसे करूं? सर प्राइम फैक्टराइजेशन से। सारी चीजें चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन से काफी कर लिए थे, एक बार इससे लेकर देखते हैं। 391 से 425 को डिवाइड करा, 391 वन जा, क्या आ गया 391, 5 माइनस 1 हो गया 4, 12 माइनस 1 हो गया 3, और 3 माइनस 1 0, 3 माइनस 3 0। फिर 34 से डिवाइड करेंगे 391 को, तो 34 के टेबल में 391, 34, एक मिनट रुकिए, 34 टेन जा तो हो जाता है 340, 34 11 जा हो जाएगा, 11 4 जा 44, 11 3 जा 33, और 4 37, 374। सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 17, और 17 2 जा 34 होता है। तो अगर सिर्फ ये दो नंबर होते तो एचसीएफ हो गया 17। अब 17 और 527 का एचसीएफ निकालेंगे, तो 17 से 527 को डिवाइड करो, 17 3 जा 51, 52 माइनस 51 हो गया 1, 17 आ गया, 17 1 जा 17, तो 17 से ये भी डिवाइड हो गया 527, therefore HCF is 17। लास्ट में आप स्टेटमेंट लिख देंगे क्या, therefore the largest positive integer that will divide 398, 436 and 542, leaving remainders 7, 11 and 15 respectively is 17। बताइए सबको क्लियर है कि नहीं? Excuse me, sir. हाँ जी बताइए। सर आप ये वाला ये प्रोसेस एक बार फिर से बता दो, ये कैसे करना है, मुझे आया नहीं। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई 3 नंबर है और उन 3 नंबर्स का मेरे को एचसीएफ निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जो सबसे छोटे दो नंबर हैं उनको लेकर चलेंगे। सबसे छोटे दो नंबर, इन तीनों में सबसे छोटे दो नंबर ये हैं 391 और 425। 391 से 425 को डिवाइड कर रहा है, तो सीधी सीधी बात है 391 वन जा 391। उसके बाद क्या करेंगे, जब ये हो गया 391 वन जा, ये करने के बाद में मेरे पास अगला जो आएगा, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 34 आ गया, फिर मैं 34 से क्या करूंगा, ये वाला जो डिवाइजर था 391, 34 से इसको डिवाइड करूंगा, तो 391 लिख दिया यहाँ पर। 34 के टेबल में 391 से जस्ट छोटा नंबर कब आएगा, मैंने देखा कि 391 है, 34 10 जा 340 होता है, तो 11 जा ट्राई करा, 34 11 जा हो गया 374, मतलब बेसिकली सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ।
सब्ट्रैक्ट करा तो रिमाइंडर आ गया 17। अब 17 से इससे पहले वाला डिवाइजर 34 को डिवाइड करा, तो 17 से 34 को डिवाइड करेंगे, 17 2 जा 34, रिमाइंडर आ गया 0। जब इस रिपीटेड डिवीजन प्रोसेस में हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो जो लास्ट डिवाइजर होता है वही HCF होता है। जो लास्ट डिवाइजर होता है वही HCF होता है। तो अगर ये दो नंबर होते तो इनका HCF तो आ गया 17। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं 17 और 527 में सेम प्रोसेस फॉलो करूंगा कि छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करूंगा। तो मैं 17 से 527 को डिवाइड करता हूँ, तो 17 3 जा 51, मतलब ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया, 31 आ गया क्वेश्चन। तो इसका मतलब 17 इज द HCF। ऐसे करते हैं। तो सर हम इसमें जो डिवाइस जो रिमाइंडर होता है हम उसको नेक्स्ट स्टेप में डिवाइजर बनाते हैं, और जो पहले डिवाइजर था उसको हम डिविडेंड बनाते डिविडेंड हैं। बनाते हैं, यस यस बिल्कुल यही। ये सर अगर ओके सर, 4 थैंक नंबर का यू। HCF आया तो? क्या कह रहे हो, अगर सर 4 नंबर में निकालने के लिए आया तो? 4 नंबर में निकालने के लिए यार तो क्या हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लो, कोई वो नहीं है कि आपको किससे करना है। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से तो देखो करे ही थे क्वेश्चंस HCF निकालने वाले। नहीं सर, मैं इसी से ही पूछ रहा हूँ, इसी में ही कैसे करना होगा। अच्छा अगर 4 नंबर, ओके ओके 4 नंबर, मुझे लगा 4 मार्क्स, ठीक है ठीक है। अगर 4 नंबर का आता है तो आप क्या करें कि जैसे 2 का कर लिया, 3 का कर लिया, तो अब इन तीनों का HCF क्या आया 17, फिर 17 और उस 4th नंबर को लेकर चलेंगे। ओके सर। सर ये तो 4 कट नंबर चुका के है तो ना वैसे आपने भी कराए लेमा। भी थे। हाँ दोबारा बताइए। ये सर ये लेमा तो कट चुका है ना। सर 4 नंबर के तो आपने 4 नंबर का है नहीं हमारे सिलेबस में, आता नहीं है, बस 3 ही नंबर तक का आता है कि 3 नंबर का HCF निकालने के लिए। सर ये लेमा तो कट चुका है ना वैसे। ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कटा है, एल्गोरिथम नहीं कटा है। ये ओके सर। तरीका है, अगर HCF निकालना है तो आप यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से भी निकाल सकते हो और प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हो, पर सर पर्टिकुलरली आपने वो नहीं बताया मेरे को, जो मैंने पूछा था आपसे कल की आयन वाला नहीं था वो, मेट्रोलॉजिकल वो मैं प्रोसेस भूल का गया, सर। मुझे दोबारा याद दिला देते, मैं भूल गया, चलो कल बता दूंगा। ओके सर। हाँ चलिए जी, ये वाला क्वेश्चन अगर आपको एक्सक्यूज मी सर, क्लियर है तो नेक्स्ट बताऊं। हाँ जी बताइए। तो सर अगर 4 नंबर्स भी होते तो हम ऐसे ही करेंगे ना, लाइक असेंडिंग ऑर्डर में पहले हम लोग छोटे नंबर्स लेंगे और फिर जो लास्ट में होगा वो सबसे बड़ा होगा। हाँ हाँ बिल्कुल यही लेकर चलेंगे। और 4 नंबर का अपने सिलेबस में है नहीं, मतलब कभी भी पूछा नहीं जाता 4 नंबर का, मैक्सिमम 3 नंबर का आता है। तो इस वजह से सफिशिएंट है, ये जो हमने 3 नंबर का 3 नंबर वाला जो करा है सफिशिएंट है, इससे आगे की जरूरत नहीं है। सर इसकी जगह प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हैं ना वैसे। हाँ हाँ निकाल सकते हो, दोनों मेथड सही है, ओके सर। दोनों मेथड सही है। कार्तिक समझ गए ना। यस सर। ठीक है। अच्छा अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को देखकर हमारा जो मेन काम होता है वो ये होता है कि क्वेश्चन देखकर मैं ये कैसे बताऊं कि HCF निकालना है HCF निकालना है। तो अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ और आप लोग सोचना कि इसमें LCM निकालेंगे या HCF निकालेंगे। दिवस समझ में आ गया था ये वाला एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 6। Example number 6. In a school, there are two sections, section A and section B. In a school, there are two sections. Section A and section B of क्लास 10th। एक स्कूल है उसमें क्लास 10th के दो सेक्शन हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी, ठीक है। अच्छा फुल स्टॉप। देयर आर 32 स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए
there are सर आवाज नहीं आ रही। कोई बात नहीं बेटा, क्वेश्चन नोट करना है बस। There are 32 students in section A and 36 students in section B and 36 students in section B. Also, determine the minimum number of books required. Determine the minimum number of books required determine the minimum number of books required for their class library or their class library so that they can be distributed equally so that they can be distributed equally among students of section A or section B, equally among students of section A और सेक्शन बी। क्वेश्चन नोट करेंगे सब बच्चे। ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नोट करिएगा, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह से सोचेंगे इस क्वेश्चन को। सर इसमें मिनिमम मांगिए तो HCF निकालेंगे ना? नहीं सर, एलसीएम निकालेंगे। पहले क्वेश्चन नोट करो, उसके बाद HCF और LCM की बात करता हूँ मैं। पहले क्वेश्चन नोट करो। ओके सर। बताइए जी, हो गया नोट? यस सर। Yes, so यस सर। अच्छा, अब देखिएगा इसमें क्या है। इन स्कूल देयर आर टू सेक्शंस, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ऑफ क्लास 10। अब क्लास 10 के सेक्शंस की बात करी जा रही है, सिर्फ क्लास 10 की बात कर रहे हैं। क्लास 10 के दो सेक्शन, एक सेक्शन ए और एक सेक्शन बी। फिर देयर आर 32 स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए। सेक्शन ए में 32 स्टूडेंट्स हैं, सेक्शन बी में 36 स्टूडेंट्स हैं। फिर ये बोल रहे हैं डिटरमिन द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड फॉर देयर क्लास लाइब्रेरी। क्लास लाइब्रेरी का मतलब क्या है कि भाई जो हमारे अलग अलग सेक्शंस हैं, दो सेक्शंस हैं, तो इनकी क्लास लाइब्रेरी है कोई, तो क्लास लाइब्रेरी में कितनी बुक्स होनी चाहिए। तो आप ये बताओ कि जैसे हमारे पास नंबर के मामले में, हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं रियल नंबर्स, तो नंबर के मामले में नंबर का अगर मैं सोचूं, नंबर के लिए अगर मैं सोचूं तो मेरे पास दो नंबर दे रखे हैं, 36 और 32। ठीक है, तो 32 स्टूडेंट्स हैं। तो अगर क्लास लाइब्रेरी में हम बुक्स रखेंगे तो कम से कम हर बच्चे को एक एक बुक तो मिलेगी, है ना। तो अगर मान लीजिए पूरी क्लास लाइब्रेरी की बात करी जाए, तो क्लास लाइब्रेरी में मान लो सेक्शन ए की बात करता हूँ, तो सेक्शन ए में हर बच्चे को एक एक बुक मिलेगी। तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी हो गई लाइब्रेरी में? 32। सेक्शन बी में कितनी बुक्स हो गई? 36 हो गई। 36। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि भाई
ये तो हो गया कि एक एक बुक मिल गई सब बच्चों को, ठीक है। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, डिटरमिन द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड फॉर देयर क्लास लाइब्रेरी, ठीक, so that they can be distributed equally among students of section A और section B। मतलब क्या है कि चाहे सेक्शन ए के स्टूडेंट्स हो चाहे सेक्शन बी के स्टूडेंट्स हो, उनमें वो बुक्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं, उनमें वो बुक्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं। तो अब हम कॉमन सेंस लगाते हैं और ये कहते हैं कि क्लास लाइब्रेरी है, तो क्लास लाइब्रेरी में बुक्स ज्यादा होंगी या कम होंगी? ज्यादा होगी। ज्यादा। ज्यादा होंगी। ज्यादा का मतलब क्या है कि एलसीएम, अगर मान लीजिए कहीं पर कम होता है कि कम आएगा डेटा, तो कम डेटा का मतलब क्या है कि भाई HCF, मतलब अगर कम वैल्यू कम आने वाली है तो उसको मैं बोलूंगा HCF। देखिए उल्टा होता है ये जो है उल्टा होता है कि अगर कम आएगी वैल्यू तो इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब HCF निकालना है। HCF हमेशा छोटी वैल्यू आती है, LCM हमेशा बड़ी वैल्यू आती है। तो आप क्या करेंगे, जब आपको दिखाई दे रहा है कि क्लास लाइब्रेरी है, तो बच्चा बच्चा जानता है लाइब्रेरी में 30-32 बुक तो नहीं होती, लाइब्रेरी में तो ज्यादा बुक्स होती है। तो जब ज्यादा डेटा चाहिए, तो ज्यादा जब मेरे को नंबर चाहिए, बड़ा नंबर चाहिए, तो मुझे एलसीएम चाहिए। तो मेरे को नंबर दो ही दे रखे हैं क्या, 32 और 36, एलसीएम निकालो इसका। 32 और 36 का एलसीएम निकालते हैं। और फिर देखिएगा क्या निकलता है उससे सॉल्यूशन। हम यहाँ पर लेंगे एलसीएम। LCM of 32 and 36, LCM of 32 and 36। LCM निकल गया मेरा आंसर 288 है। ठीक है, 32 का क्या हो जाएगा बेटा, 216 2 की पावर 5। हाँ, 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा और 2 1 जा, तो 32 तो हो गया 2 की पावर 5। फिर 36 की बात करते हैं, 2 8 2 की जा पावर 2 और 3 की पावर 2। 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, तो ये 36 क्या हो गया, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 2। अब देखो यहाँ प्राइम फैक्टर्स में 2 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है, लेकिन यहाँ केवल 2 है, तो यहाँ लिख लीजिए 3 की पावर 0। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, बड़ी वाली पावर लेते हैं एलसीएम में, तो दोनों में बड़ी पावर क्या है, 2 की पावर 5, इन दोनों में बड़ी पावर क्या है, 3 की पावर 2। 32 मल्टीप्लाइड बाई 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 और 1 288, 288 बुक्स हो गई है ना, क्लास लाइब्रेरी में 288 बुक्स हो गई। अब हम ये कहेंगे 288 बुक्स से क्या कंक्लूजन निकलता है, कि जो क्लास लाइब्रेरी है, क्लास लाइब्रेरी में 288 बुक्स हैं, तो 288 को 36 से डिवाइड करिए जरा। सेक्शन ए में कितने बच्चे हैं, सेक्शन ए में है बेटा 32 बच्चे, 32 से डिवाइड करिए इसको, तो कितना आ गया, 9 आ गया। इसका मतलब 32 से डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब सेक्शन ए के हर बच्चे को 9 बुक्स मिल सकती हैं। ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे को ज्यादा बुक मिले, किसी बच्चे को कम बुक मिले, सबको बराबर बराबर 9 बुक्स मिल सकती हैं। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, 288 को 36 से डिवाइड करो, तो 36 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आएगा मेरे पास 3 सर 8। ठीक है, 9 4 जा और 9 32 जा, हाँ ठीक है 8 जा, तो सेक्शन बी के हर बच्चे को 8 बुक्स मिलेगी। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि किसी को 8 मिल रही है, किसी को 7 मिल रही है, किसी को 5, सबको बराबर बुक्स मिलेगी। तो बुक्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। वो पूछ रहे हैं लाइब्रेरी में कितनी बुक्स होनी चाहिए, तो लाइब्रेरी में होनी चाहिए 288 बुक्स। समझ में आ गया सभी बच्चों को फंडा क्या है? यस सर। दिवस सर
दिवस क्लियर है? सर क्लियर है। सक्षम? एक्सक्यूज मी सर, यस सर। बोलो। सर ये जो आपने लिखा है कि सेक्शन ए के बच्चों को 9 बुक्स मिलेंगी और बी के बच्चों को 8 बुक्स, हाँ। हमें ये भी शो करना है? नहीं नहीं, ये शो नहीं करना, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन में दिया था ना कि डिटरमिन द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड फॉर देयर क्लास लाइब्रेरी। मैंने इससे आगे क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, मैंने तो ये देखा क्लास लाइब्रेरी है, ओके लाइब्रेरी में तो बहुत ज्यादा बुक्स चाहिए होती हैं, तो मेरे को एलसीएम निकालना है, मैंने एलसीएम निकाल दिया। उसके बाद की कहानी तो देखो, so that they can be distributed equally among students of section A और section B। वो सेक्शन ए में अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो भी बराबर बराबर बढ़ जाएंगी, सेक्शन बी में डिस्ट्रीब्यूट करें तो भी हर बच्चे को बराबर बराबर बुक्स मिलेंगी। तो वो चीज वेरीफाई करके देख रहा हूँ मैं कि मैंने ये तो समझ लिया कि एलसीएम है, लेकिन अब आप एलसीएम जो है, एलसीएम की सबसे अच्छी चीज देखिए कि एलसीएम से मेरा जो आगे वाला पोर्शन है वो अपने आप ही सॉल्व हो गया। समझ गए? यस सर। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। हर्षिता क्लियर है ये? यस सर। ओके। चलिए जी, अब अगला देखते हैं। क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7 है, ऑन अ मॉर्निंग वॉक on a morning walk, 3 persons step off together and their steps measure. 3 persons step off together and their steps measure 40, 42 and 45. Steps measure 40 centimeter, 42 centimeter and 45 centimeter respectively. What is the minimum distance each should walk? What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance and complete steps. Same distance and complete steps. देखिए जब भी ये मॉर्निंग वॉक वाले क्वेश्चन आ जाएं या कोई स्पोर्ट्स वाले क्वेश्चन आ जाएं कि 2-3 स्टूडेंट्स हैं या 2-3 पार्टिसिपेंट्स हैं वो रनिंग कर रहे हैं या वॉकिंग कर रहे हैं, तो इन क्वेश्चन में एलसीएम निकाला जाता है। अभी वो क्यों निकाला जाता है वो बताता हूँ, पहले क्वेश्चन नोट करिए सब बच्चे। सर हो गया।
कर लिया नोट। हाँ बेटा बता रहा हूँ, देखिएगा इसमें क्या करना है हमें कि इन्होंने बोला कि 3 लोग हैं वो मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं और तीनों के जो कदम है ना, जैसे किसी के पैर छोटे होते हैं, किसी के बड़े होते हैं, कोई छोटे कदम लेता है, कोई लंबे लंबे कदम लेता है, तो उसी तरीके से उन्होंने बताया कि उनके जो स्टेप्स हैं, एक का तो एक स्टेप मतलब एक कदम जो है वो 40 सेंटीमीटर लंबा है, जो दूसरा बंदा है उसका जो एक कदम है, एक स्टेप जो है वो 42 सेंटीमीटर की लेंथ है उसकी, और जो तीसरा बंदा है उसके जो स्टेप्स हैं वो 45 सेंटीमीटर लंबे हैं। तो अब इन्होंने बोला व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस एंड कंप्लीट स्टेप्स। तो मैं कॉमन सेंस से सोचूंगा भाई एक कदम व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक, जो एक कदम है वही 40 सेंटीमीटर का है, जो एक कदम है वही 42 सेंटीमीटर का है, और जो एक कदम है वही 45 सेंटीमीटर का है। तो अगर एचसीएफ निकालेंगे इन तीनों नंबर का तो वो तो इन तीनों से छोटी वैल्यू आएगी। तो ऐसा थोड़ी आएगा कि भाई 0.1 स्टेप्स या 0.3 स्टेप्स, भाई जब एक कदम ही इतने का है 40 सेंटीमीटर का, तो अगर छोटी वैल्यू आ गई मान लो, छोटी वैल्यू जो कि एचसीएफ होती है मान लो 20 आ गया, तो 20 का मतलब क्या हो गया कि इसने आधा स्टेप लिया, मतलब इसने कदम उठाया और हवा भी रोक लिया, तो वो नहीं है, क्योंकि इन्होंने बोला है ईच हाउ मच डिस्टेंस ईच शुड वॉक, तो डिस्टेंस मतलब वो एक कंसिडरेबल डिस्टेंस चाह रहे हैं, एक डिस्टेंस पता चले कि वो कितना डिस्टेंस सभी ने कवर करा, एंड कंप्लीट स्टेप्स वो आधा स्टेप, सवा स्टेप, पौना स्टेप ऐसा नहीं आना चाहिए। मेरी बात समझ में आ गई होगी मुझे लगता है आप लोगों को। यस सर। यस जब सर। जब तीनों के एक एक स्टेप ही इतने छोटे हैं, तो जब वो लंबे डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो यानी कि डिस्टेंस इज गोइंग टू बी अ लार्ज क्वांटिटी। तो लार्ज क्वांटिटी के केस में क्या होता है, जब बड़ा निकालना होता है तो एलसीएम, जब छोटा निकालना होता है तो एचसीएफ। तो इसका मतलब मैं यहाँ एलसीएम निकालूंगा, समझ गए? सर समझ नहीं आया। बताइए क्लियर है देवशी? सर नहीं Yes, समझ sir. आया। नहीं आया लक्ष्य, क्लियर नहीं समझ में आया? यस सर। दोबारा बताऊं? यस सर। दोबारा समझिए, यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लीजिए एक आदमी है तो उसका जो एक स्टेप है वो 40 सेंटीमीटर लंबा है, दूसरे आदमी का एक स्टेप 42 सेंटीमीटर लंबा है, तीसरे आदमी का एक स्टेप 45 सेंटीमीटर लंबा है। तो अब वो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक, ठीक है? तो डिस्टेंस तो फिर मतलब थोड़ा इतना तो आएगा ना डिस्टेंस, कि भाई इतना मीटर या इतना किलोमीटर, तो डिस्टेंस छोटी वैल्यू नहीं आएगी, डिस्टेंस बड़ी वैल्यू आएगी। तो जब डिस्टेंस बड़ी वैल्यू आएगी, हमें बड़ी वैल्यू निकालनी है, तो जब भी बड़ी वैल्यू निकालनी होती है तो मैं एलसीएम निकालता हूँ, और जब छोटी वैल्यू निकालनी होती है तो मैं एचसीएफ निकालता हूँ। यस सर। ठीक है, समझ गए ना? यस सर। ठीक है, तो जैसे पिछले क्वेश्चन में देखा, तो पिछले क्वेश्चन में हमारे पास दो सेक्शंस थे, एक में 32 स्टूडेंट्स, एक में 36 स्टूडेंट्स। वो पूछ रहे थे क्लास लाइब्रेरी में कितनी बुक्स हो, भाई क्लास लाइब्रेरी में ज्यादा बुक्स होती हैं, तो 32 और 36 ये जो दो नंबर है इससे ज्यादा आनी चाहिए बुक्स, तो कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से वहां पर पूछा था कि नंबर ऑफ बुक्स, इसमें कहीं भी आप सब बच्चे ध्यान रखिए कि जो सेंटेंस है ना, सेंटेंस में बच्चा घूम जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। कैसे? व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस का मतलब अच्छा छोटा डिस्टेंस पूछ रहे हैं। मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम मतलब लोवेस्ट डिस्टेंस, लोवेस्ट मतलब एलसीएम, तो ये फंडा मत बिठा लेना दिमाग में। ठीक, कई बार ऐसा होता है कि वो मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है आपसे, लेकिन निकालनी होती है हाईएस्ट वैल्यू। आप बस ये देखें कि जो वैल्यू आएगी वो इन गिवन वैल्यू से छोटी आएगी या बड़ी आएगी। साफ समझ में आ रहा है? डिस्टेंस पूछ रहे हैं तो वो बड़ी वैल्यू ही आएगी। 40 सेंटीमीटर कुछ होता नहीं है कि आपने कितना डिस्टेंस कवर कवर करा, 40 सेंटीमीटर, वही तुम चीटी हो गया, तुम चीटी हो गया कि तुम 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हो। तुम तो इंसान हो, तो कम से कम 2 3 4 5 मीटर तो चलोगे, 1 मीटर इतना ही तो होता है बस, तो कम से कम इतना तो चलोगे। बस वो चीज है कि डिस्टेंस पूछा जा रहा है, यानी कि इट विल कम इन मीटर, और ये कितना है, ये सेंटीमीटर है, यानी कि बड़ी वैल्यू पूछी जा रही है, तो एलसीएम निकालेंगे। मुझे लगता है जो मैंने बताया सभी को क्लियर हो गया होगा। काव्या, काम्या, क्लियर है? कार्तिक? यस सर, क्लियर है।
श्योर है? यस सक्षम? सर क्लियर है। हाँ सर समझ गया। यस सर। ठीक है, नव्या क्लियर है? यस सर। ओके, देखिएगा, ये करने के बाद फिर एलसीएम निकालना वो आपके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। 40 है तो 40 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, 2 20 सा, 2 10 सा, 2 5 सा एंड 5 1 सा। 42 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, 2 21 सा, फिर ये तो 3 से डिवाइड होगा, अगला प्राइम नंबर 3 7 सा एंड 7 1 सा। फिर अगला है 45, 45 2 से तो होगा नहीं, 3 से हो जाएगा, 3 15 सा, 15 अगेन 3 से हो जाएगा, 3 5 सा और 3 ये 5 से होगा, 5 1 सा। अब इनको वैल्यूज लिखिए प्राइम फैक्टर्स की। ये क्या हो जाएगा, 40 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। फिर 42 का लिखिए, 42 का है 2 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई, अब 5 नहीं है, इसमें 5 नहीं है तो यहाँ लिख दो बेटा 5 की पावर 0। अगला है इसमें 3, तो लिखिएगा 3 की पावर 1 और 7 है तो 7 की पावर 1। ये हो गया ठीक। उसके बाद ये यहाँ पर 3 और 7 नहीं था, इसमें 3 और 7 नहीं था तो यहाँ लिख देंगे 3 की पावर 0 इंटू 7 की पावर 0। फिर लेंगे 45, 45 में 2 नहीं है तो लिखेंगे 2 की पावर 0, ठीक, 2 की पावर 0। फिर 5, 5 है, 5 क्या है, 5 की पावर 1। फिर 3, यस 3 है, कितना, 3 की पावर 2। फिर 7 नहीं है तो 7 की पावर 0। ये हो गया। सभी बच्चों को दिखाई दे रहा है? ज्यादा नीचे तो नहीं लिख दिया, दिखाई दे रहा है सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, उसके बाद एलसीएम क्या हो जाएगा, बड़ी बड़ी पावर्स ले लेंगे। 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 5 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 3 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 3 की पावर 2 और 7 की सबसे बड़ी पावर 7 की पावर 1। 2 की पावर 3 मतलब 8 इंटू 5 इंटू 3 3 जा 9 7 जा 63 8 5 जा 40, ये 63 हो गया। 4 3 जा 12 4 6 जा 24 और 1 25 2520। 2520 सेंटीमीटर। बताइए सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो इतना डिस्टेंस आप, ये सभी लोग इतना डिस्टेंस चलेंगे तो ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस एंड कंप्लीट स्टेप्स, ये उनके कंप्लीट स्टेप हो जाएंगे। ठीक है, स्टेप्स भी कंप्लीट हो गए और ये डिस्टेंस और ये कंप्लीट स्टेप्स पता कैसे चलेंगे, 2520 को 40 से भी डिवाइड कर दो, 42 से भी डिवाइड कर दो, 45 से भी डिवाइड कर दीजिए, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। समझ गए बच्चों? यस सर। ठीक है, अच्छा जी, यस सर। ओके। अब इसके बाद हम देखते हैं, एक्सक्यूज मी सर। जी बताइए। सर आपने अभी क्या बोला फाइनल आंसर वाली बात? मैं ये कह रहा हूँ जैसे 2520 आ गया तो वो जैसे बोल रहे हैं कि कंप्लीट स्टेप होनी चाहिए, तो सेम डिस्टेंस ये तो आ गया 2520 और कंप्लीट स्टेप्स कैसे पता चलेंगे, 40 से डिवाइड करो, पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, पॉइंट में नहीं आएगा आंसर, प्रॉपर वैल्यू आएगी। 42 से डिवाइड करो तो भी प्रॉपरली डिवाइड हो जाएगा, 45 से डिवाइड करो तो भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो सर लाइक हम तीनों लोगों के स्टेप्स निकालेंगे कि उनको इतने स्टेप्स हाँ, चलने हैं सेम हाँ, डिस्टेंस के लिए? नहीं, वो नहीं, वो जब तक पूछा ना जाए तब तक नहीं निकालेंगे। हमसे तो बस उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक, है ना, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक, ये पूछा गया है। तो ये 2520 सेंटीमीटर ये हर कोई चलेगा, ये पहले बंदे को भी इतना चलना है, दूसरे को भी इतना चलना है, तीसरे को भी इतना चलना है, ताकि किसी के भी डिस्टेंस अधूरे ना रह जाए, सबके कंप्लीटली स्टेप्स हो, किसी के भी स्टेप्स अधूरे ना रह जाए। समझ गए? यस सर। यस सर। ठीक है, भव्य क्लियर है?
Yes, sir. लक्ष्य है, क्लियर है? यस सर। क्लियर है ना? चलिए जी। यस सर। दिवस तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, समझ गए? यस सर। ओके। सर कुछ प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर, बीच बीच में ऑडियो डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। हाँ वो मुझे लग रहा है, तुम्हारी अभी आवाज भी, जैसे माइक भी तुमने ऑन करा ना, तो बहुत धीरे आवाज आ रही है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Seminar, the number of participants in Hindi, English, and mathematics. In the seminar, the number of participants in Hindi, English, and mathematics. The number of participants in Hindi, English, and mathematics are 60, 84, and 108 respectively. Are 60, 84, and 108 respectively. Respectively. Full stop. Find the number of rooms required. Find the number of rooms required. Find the number of rooms required if in each room the same number of participants. If in each room the same number of participants are to be seated and all of them being in the same subject, and all of them being in the same subject. नोट करिएगा क्वेश्चन सभी बच्चे। जी कर लिया नोट? यस सर। चलिए जी, अब ना इसमें जरा देखिएगा, इस क्वेश्चन में आप ये देखिए इन्होंने पूछा क्या है। सबसे पहले ये देखिए मेरे पास पार्टिसिपेंट्स कितने हैं। अच्छा, सेमिनार क्या होता है? सेमिनार ना जैसे सब्जेक्ट वाइज होता है,
तो एक तरह से ये समझ लीजिए कि हर मतलब कोई एक टॉपिक दे दिया जाता है, जैसे मान लीजिए हिंदी के कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं, हिंदी के कुछ स्कॉलर्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं, कुछ मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, तो उनको एक पर्टिकुलर टॉपिक दे दिया जाता है और उस टॉपिक पर वो डिस्कशन करते हैं। तो उसमें क्या है कि भाई हिंदी के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो सारे के सारे एक रूम में बिठाए जाएंगे, मतलब हिंदी इंग्लिश और मैथ्स वाले अलग अलग नहीं बिठाए, वो साथ साथ ही बिठाए जाएंगे हिंदी वाले। तभी तो हिंदी वाले आपस में डिस्कशन करेंगे, भाई हिंदी वाला मैथ्स के साथ क्या डिस्कशन करेगा या इंग्लिश वाला हिंदी वाले के साथ क्या डिस्कशन करेगा। तो इसलिए हम हमें जो पार्टिसिपेंट्स दे रखे, मतलब दिस इज अ काइंड ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन में क्रिकेट वाला क्रिकेट वाले के साथ ही खेलेगा, फुटबॉल वाला फुटबॉल वाले के साथ ही खेलेगा, मतलब हिंदी वाला हिंदी वाले के साथ खेलेगा, इंग्लिश वाला इंग्लिश वाले के साथ, मैथ्स वाला मैथ्स के साथ। तो पार्टिसिपेंट्स कितने हैं? पार्टिसिपेंट्स हैं 60, 84 एंड 108। ये क्या पूछ रहे हैं? ये पूछ रहे हैं मेरे से फाइंड द नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड। ठीक है, तो अगर मान लो 60, 84 और 108 का मैं एलसीएम निकालता हूँ, तो एलसीएम क्या आता है? बहुत बड़ी वैल्यू आती है, बहुत बड़ी वैल्यू आती है, मतलब इन तीनों से तो बड़ी ही आएगी वैल्यू, सीधी सी बात है, इन तीनों से बड़ी वैल्यू आएगी। मान लो वो वैल्यू 108 भी आ जाती है, हमने कहा चलिए वो 108 वैल्यू 108 भी आ जाती है क्योंकि सबसे बड़ा नंबर ये है। तो क्या ये पॉसिबल है कि किसी स्कूल में या किसी कॉलेज में 108 कमरे हों, इतने ज्यादा रूम्स? बताइए, नहीं ना। मतलब नंबर ऑफ रूम्स तो कम रहेंगे ना, तभी तो उनके अंदर आप पार्टिसिपेंट्स को फिट करेंगे। मेरी बात समझ में आ गई? अगर 60 पार्टिसिपेंट्स हैं और आपने एक रूम में आराम से 10 पार्टिसिपेंट्स को बिठाया जा सकता है, तो 60 पार्टिसिपेंट्स कितने रूम्स में फिट हो गए? 10 रूम में। 10 क्या है? 10 एक छोटा नंबर है, 60 से छोटा नंबर है 10। इसका मतलब जब ये 60, 84 और 108 जब वो नंबर ऑफ रूम्स पूछ रहे हैं, तो नंबर ऑफ रूम्स बहुत ज्यादा नहीं होंगे, नंबर ऑफ रूम्स कम होंगे। और कम होंगे तो जब भी कम वैल्यू निकाली जाती है तो मैं क्या निकालता हूँ? एचसीएफ। बताइए, समझ गए कि नहीं? Yes, sir. बताइए, सभी को क्लियर है मेरी बात? Yes, sir. ठीक है। अब क्या है, उन्होंने आगे जो कहानी दे रखी है, so that if in each room the same number of participants are to be seated and all of them being in the same, अरे वो कहानी छोड़ो, सबसे पहले ये देखिए उन्होंने पूछा क्या है। वो पूछ रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ रूम्स। कॉमन सेंस की बात है, नंबर ऑफ रूम्स कोई बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए कि 100 से ज्यादा हो जाए। एलसीएम निकालोगे बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, तो 100, 150, 200 इतने रूम नहीं होते किसी स्कूल में या किसी कॉलेज में। ठीक है, तो नंबर ऑफ रूम्स ऑब्वियस सी बात है कम ही होंगे। ठीक, तो देखिएगा अब मैं इसमें एचसीएफ निकालूंगा इन तीनों नंबरों का, क्योंकि नंबर ऑफ रूम्स कम है, तो एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना है, आप करिए प्राइम फैक्टराइजेशन। तो मेरे पास है 60, 2 से डिवाइड करिए, 2 30 जा, 2 15 जा, फिर 3 5 जा, फिर 5 1 जा। ये तो हो गया 60 का। फिर बात करते हैं बेटा 84 की। तो 84 2 42 जा, 2 21 जा, फिर 3 7 जा, और फिर 7 1 जा। उसके बाद बात करते हैं 108 की। 108 तो 2 5 जा, 2 4 जा, फिर 2 27 जा, फिर 3 9 जा, फिर 3 3 जा, फिर 3 1 जा। ये हो गया। ठीक है, अब बताइए एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे? 60 क्या हो गया? 60 हो जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 1, फिर 84। 84 में ढूंढूंगा 2 आ रहा है कहीं पर? यस, कितना आ रहा है? 2 की पावर 2, तो उसको 2 के नीचे ही लिखेंगे, 2 की पावर 2। फिर ढूंढेंगे 3 आ रहा है, हाँ जी 3 भी आ रहा है, तो 3 की पावर 1 इसको 3 के नीचे ही लिखेंगे। फिर देखेंगे इसमें 7 इसमें कहीं नहीं आ रहा, तो सॉरी 7 इसमें आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है इसमें, तो आप क्या करो यहाँ लिखो 5 की पावर 0 और फिर 7 की पावर 1 बाद में लिखो। अब अगला देखेंगे, अगला है मेरे पास 108। 108 को देखिए 2 आ रहा है, यस 2 की पावर 2,
3 कितना है? यस 3 की पावर 3। फिर इसमें ना तो 5 है ना 7 है, तो आप लिखेंगे 5 की पावर 0 मल्टीप्लाइड बाई 7 की पावर 0। ऊपर में 7 नहीं है तो लिखेंगे 7 की पावर 0। HCF में हम क्या करते हैं, छोटी पावर्स लेते हैं, छोटी पावर्स। तो 2 की पावर 2 है तीनों में, तो इससे छोटी कोई पावर है ही नहीं 2 की, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2। यहाँ छोटी पावर क्या है? 3 की पावर 1। यहाँ क्या है? 5 की पावर 0। यहाँ 7 की पावर 0। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। 2 टू 4 3 12। तो केवल 12 रूम्स चाहिए, केवल 12 रूम्स चाहिए। अब जरा देखिएगा, ये तो मैंने बता दिया कि 12 रूम्स चाहिए यहाँ पर। तो 12 रूम्स जो चाहिए तो उसमें एक मिनट, ये हमारे पास पार्टिसिपेंट्स, हाँ ये पार्टिसिपेंट्स थे ना हमारे पास 60, 84 और 108। हाँ तो ये 12 आया है, ये जो 12 आया है ये रूम्स नहीं आए, ये जो 12 आया है ये रूम्स नहीं आए, ये पार्टिसिपेंट्स का HCF आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि 12 जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो हर एक रूम में बैठेंगे, तो वो पूछ रहे हैं नंबर ऑफ रूम्स कितने हैं, नंबर ऑफ रूम्स कितने हैं। तो मैं कहूँगा इन्होंने, जैसे हमने पार्टिसिपेंट्स का ये निकाल लिया HCF, तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ रूम्स और हिंदी। तो 12 क्या है? HCF क्या करेगा? हर नंबर को डिवाइड करेगा। तो नंबर ऑफ रूम्स फॉर हिंदी, हिंदी के कितने पार्टिसिपेंट्स हैं? टोटल 60। एक रूम में कितने पार्टिसिपेंट्स बैठेंगे? 12। तो कितना हो जाएगा बेटा? 60/12। तो हिंदी के लिए मुझे 5 रूम्स चाहिए, समझ गए? यस सर। रास्ता क्लियर है? यस सर, अब आ गया समझ में। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए 84 ये जो HCF आया है किसका आया? जो पार्टिसिपेंट्स का आया। तो मतलब ये बराबर नंबर है जो तीनों नंबरों को डिवाइड करेगा। तो यानी कि इंग्लिश, इंग्लिश जो है, इंग्लिश में भी 12 पार्टिसिपेंट्स और टोटल कितने थे? 84। एक रूम में 12, तो 12 7 जा 84। तो इसको चाहिए इंग्लिश को 7 रूम्स। फिर नंबर ऑफ रूम्स और मैथ्स, मैथ्स में कितने पार्टिसिपेंट्स हैं? 108। इसको भी 12 से डिवाइड करिए, तो 12 9 जा, तो कितने रूम चाहिए? 9 रूम्स। तो टोटल रूम कितना हुआ है? 21। 21। बताइए सभी को क्लियर है? यस यस सर। सर। ठीक है, चलिए जी, कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा आपको, ये वर्ड प्रॉब्लम्स, और बड़ी इंटरेस्टिंग होते हैं ये क्वेश्चन। तो जरा आप ना ट्राई करना, फंडा वो याद रखना कि जहां बड़ी वैल्यू चाहिए वहां निकालेंगे हम HCF, सॉरी जहां बड़ी वैल्यू चाहिए वहां निकालेंगे LCM, जहां छोटी वैल्यू चाहिए वहां निकालेंगे HCF। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा, आप लोग ट्राई करिएगा। ठीक, और शाम को मैं इलेक्ट्रिसिटी का रिवीजन कराऊंगा, नोट्स भी आपको शाम को ही भेज दूंगा। सर बाय सर। ठीक है जी, ओके, बाय बाय। सर आप प्लीज नोट्स स्टार्टिंग से भेज देना हाँ इलेक्ट्रिसिटी। स्टार्टिंग से भेजूंगा बेटा, स्टार्टिंग से भेजूंगा। ओके, थैंक यू सर। ओके ओके थैंक यू सर। ओके जी, ओके ओके थैंक यू सर। ओके।